नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम से मापन और मूल्यांकन से हमेशा दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसलिए कॉपी कलम लिए रहिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। बस एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर से मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। हिंदी का बैच, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूसी नेट का। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन की बात करते हैं दोस्तों। आखिर क्या होता है शैक्षिक मूल्यांकन, इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। शिक्षा सतत रूप से चलने वाली एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सूचनाओं का वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध ढंग से प्राप्त करने के लिए अध्यापकों, प्रशासकों एवं शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शैक्षिक एवं मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो हमारी शिक्षा है वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जानते हैं दोस्तों, जो आदमी जितना शिक्षा ग्रहण करेगा उतना ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, उतना ही उसके जीवन में परिवर्तन होगा दोस्तों। शिक्षा एक ऐसा धन है दोस्तों, जितना आप इसको ग्रहण करेंगे उतना ही आपका ये बढ़ता जाएगा, और जितना ही इसको आप खर्च करेंगे ये उतना ही बढ़ेगा दोस्तों। कभी भी ये कम नहीं होगा कि आप सोचिए कि हम इसको न जितना खर्च न करें तो ये बचा रहेगा। नहीं दोस्तों, जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा, और जितना बचाएंगे उतना कम होगा दोस्तों। जैसा अपोजिट होता है। इसीलिए शैक्षिक मूल्यांकन में दोस्तों ये बात करते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन में हमें आखिर शिक्षा के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए कि हमें बालकों के अधिगम के बारे में, यानी बालक ने सीखा तो आखिर कितना सीखा, और बालक और दोस्तों ये दोनों के लिए बहुत आवश्यक थी। एक शिक्षक के लिए भी आवश्यक थी और एक स्टूडेंट के लिए भी आवश्यक था। क्योंकि शिक्षक ये जानता था कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो बालक को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, और ये पता करना कि कितना समझ में आ रहा है, कि मुझे और भी अच्छे ढंग से समझना चाहिए कि जो मेरे क्लास में विद्यार्थी हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों मूल्यांकन। अगर आइए जानते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों का की वांछनीय का निर्धारण किया जाता है। मापन वास्तव में स्थिति निर्धारण है, जबकि मूल्यांकन उस स्थिति का क्या है, मूल्यांकन है दोस्तों। जबकि मापन होगा यहाँ पे, जबकि मापन क्या है, मापन उस स्थिति का मूल्यांकन है दोस्तों। और किकलेन व हन्ना के अनुसार दोस्तों छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है दोस्तों। यानी कि आखिर जो विद्यार्थी हैं, जो किकलन का था दोस्तों, किकलन का कहना था कि आखिर जो छात्रों का व्यवहार है, विद्यालय द्वारा लाए गए जो उनके परिवर्तन हो रहे हैं, उनके विषय में जो परिवर्तन हो रहा है उसका मूल्यांकन करना, कि किस प्रकार से बालकों में जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें बालकों का निखार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो बालकों को समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे ढंग से। और जिसमें मापन से दोस्तों क्या होता है, मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीय निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है, मापन से निर्धारण किया जाता है कि हाँ ये बालक हमारा मैथ में ये इतना प्रतिशत इसका सही है, ये इतना यानी नंबर है, यानी मैथ में ये जीनियस है, ये साइंस में इसने अच्छा किया है इसलिए ये साइंस में जीनियस है। तो यानी कि हम दोस्तों मापन से और मूल्यांकन से हम ये जान जाते हैं कि कौन सा बच्चा किस विषय में कितना निपुण है, यानी उसे कितना ज्ञान है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मापन और मूल्यांकन से हो जाती है दोस्तों। तो मूल्यांकन के बारे में ये हो गए दोस्तों। अब जानते हैं मापन से हमें परिणाम मिल जाते हैं दोस्तों, कितना हुआ। कोठारी आयोग के अनुसार दोस्तों बात की जाए तो मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। कोठारी आयोग के अनुसार दोस्तों मूल्यांकन क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिससे कि शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। या शिक्षा का उद्देश्य कि हाँ दोस्तों जो चीज़ें हमने आपको यानी ज्ञान प्रदान किया, जो हमने शिक्षा प्रदान की वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं, हमारा उद्देश्य जो है कि आपको शिक्षित करना वो पूर्ण हो रहा है कि नहीं। इन सारी चीज़ों का पता हमें किससे होता है, मूल्यांकन से चलता है। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि
जो देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। यानी कि यह देखती है, एनसीईआरटी के अनुसार कहा गया कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। यानी जो हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बालकों को, जो चीजें हम सिखा रहे हैं वो बालक सीख पा रहे हैं कि नहीं, वही इसका उद्देश्य है कि जो हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर पा रहे हैं कि नहीं। एक टीचर के लिए भी मूल्यांकन का बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों, मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि वो जान पाता है कि हाँ जो चीजें वो बालकों को पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा, सारे क्वेश्चन पूछे और आपने 10 में से 5 ही अटेम्प्ट किया, यानी कि अभी आपको समझ में नहीं आया। मुझे भी समझ में आया कि हाँ मुझे और अच्छे ढंग से और अच्छे से क्लियर करना है कि बालक को एकदम समझ में आ जाए और 10 में से 10 नंबर आए उसके। तो ये चीज होती है। अब कक्षा में दिए गए अधिगम यानी सीखने के अनुभव को कितने प्रभावशाली रहे, यानी जो चीजें हम उसको सिखा रहे हैं वो कितना अच्छे ढंग से सीख पा रहा है, वो सारी बातें सीख पा रहा है, बस कुछ ही बातों को सीख पाया, यानी कुछ ही नियमों को सीख पाया या कुछ ही सूत्रों को सीख पाया। इन सारी चीजों का पता हम लगाते हैं दोस्तों। शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं ये भी, और जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है वो कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहा है, हम सही ढंग से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और बच्चों को सही समझ में आ रहा है कि नहीं। इन सारी चीजों का पता दोस्तों हम किससे करते हैं, मूल्यांकन एवं मापन से करते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मापन की अब बात करते हैं, मेजरमेंट की बात की जाए। मापन क्या है? मापन मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। क्या है यह? मापन मूल्यांकन का एक क्या है? अंग माना जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मापन केवल बालकों की उपलब्धियों की जांच का एक साधन मात्र है। क्या है? एक साधन है दोस्तों। क्या है? बालकों की जांच का क्या है? एक साधन है। क्या? आपका मापन यानी मेजरमेंट बालकों की प्रगति को, प्राप्तांकों वह व्यक्त करता है कि बालकों की जो प्रगति होती है यानी कि उनमें निरंतर जो बढ़ोतरी हो रही है उसका वह प्राप्तांकों के माध्यम से दोस्तों व्यक्त करता है। किसके माध्यम से? प्राप्तांकों के, यानी कि आपने मैथ में कितने अंक पाए, आपने साइंस में कितने अंक पाए, इंग्लिश में कितने नंबर पाए, इन सब का दोस्तों हम पता करते हैं किससे? मापन से, और व्यक्त करता है। और मूल्यांकन में मापन और जांच दोनों ही सम्मिलित होती है। मूल्यांकन में क्या होते हैं दोस्तों? मापन और जांच आपकी, यानी कि आपका मापन भी हो जाता है और आपका जांच यानी निरीक्षण भी हो जाता है कि हाँ दोनों चीज सम्मिलित होती है। बालकों की रुचियों का पता, आकांक्षाओं का, अभिवृत्तियों का और उनकी जानकारी आदि की विशेषताओं की जानकारी के लिए जांच शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जांच और मापन के अंतर्गत दोस्तों हम सारी चीजों का पता कर लेते हैं, आपकी विशेषताओं का पता चल जाता है हमें, आपके क्या यानी कि आपने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की है, किस प्रकार से आपको हमें सिखाना है, हम अपनी जो शिक्षा आपको प्रदान कर रहे हैं आपको हम सही ढंग से प्रदान कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दोनों चीजों का मूल्यांकन हो जाता है दोस्तों। और मापन ये होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि मापन एक साधन है। क्या है? एक साधन है जिससे कि बालक की प्रगति का दोस्तों यानी उन्नति का हम प्राप्तांकों के माध्यम से उसे क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं कि हाँ यार ये लड़का जो है ये तो मैथ में जीनियस है, मैंने इसका कल टेस्ट लिया था, 20 नंबर का टेस्ट था, इसने तो 20 में 18 नंबर लाया यार, तो ये जीनियस है मैथ में। अरे यार ये इंग्लिश में जीनियस है, राकेश तो इंग्लिश में जीनियस है। तो इसका पता कैसे हुआ? हमें मापन से पता हुआ कि हाँ हमने किया, आपको जैसे टेस्ट लिया और उसमें आपने इतना नंबर दिया दोस्तों, तो कि अरे हाँ यार ये इंग्लिश में जीनियस, और ये यार इसकी केमिस्ट्री कमजोर है थोड़ी सी, इसकी क्या है? केमिस्ट्री कमजोर है क्योंकि इसने नंबर कम पाया उसमें, क्योंकि नंबर थोड़ा इसका कम आया था। तो ऐसे दोस्तों हम पता करते हैं कि हाँ ये चीजें सही हैं इसकी, ये चीजें गलत हैं। इन सारी चीजों का पता हमें मापन से चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं अपनी हिंदी वीडियो पेड, कॉम्बो पेड बुक, आरो लेखपाल, सारी फ्री डिलीवरी है। तो दोस्तों ये आपके नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये दोस्तों जीसी हेल्म स्टैंडर्ड के अनुसार मापन को किसी भी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों ये मनोवैज्ञानिकों के थॉट से कभी कभी कंटेंट पूछ लिया जाता है कि जेसी हेल्म स्टैंडर्ड के अनुसार क्या मत था मापन का। तो मापन के अनुसार मापन को किसी भी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का, यानी किसी भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है और उसके अंदर निहित कोई विशेषता है,
यानी जैसे कि आप मैथ में जीनियस हैं, तो ये आपको पता कैसे चलेगा मुझे कि आप मैथ में जीनियस है, आप इंग्लिश में जीनियस है? जब मैं आपका मापन करूंगा, जब मैं आपका टेस्ट लूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ यार ये बंदा तो मैथ में जीनियस है, ये बंदा तो इंग्लिश में जीनियस है। यानी आपकी विशेषता की पता चलेगी कि यार ये तो मैथ में बहुत ही जीनियस व्यक्ति है। तो विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। किसने कहा? दोस्तों जेसी हेर्मस्टेंडर ने कहा। एस स्टीवेंस ने कहा कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन क्या है? स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी कि आप अंक प्रदान करते हैं। जैसे हम टेस्ट लिए आपको कि हाँ भाई आपने टेस्ट किया, हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए, अब 5 में आपने 4 क्वेश्चन अच्छे किए और तुरंत हमें लगा कि हाँ यार ये बंदे ने 4 क्वेश्चन किया, इसको 4 नंबर देना चाहिए। यानी 5 में आपको 4 नंबर हमने दिए और हमें ये पता चला कि हाँ अभी इसकी मैथ थोड़ी कमजोर है, इसको 5 में 5 लाना चाहिए था, हमें थोड़ा सा और पढ़ाना है, हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है और इससे भी और मेहनत करवानी है, जिससे कि ये अंक के माध्यम से जिसे हमें पता चला कि अगली बार इसका अंक पूरा 5 में 5 आए। क्योंकि दोस्तों अंक के माध्यम से ही हमारा परसेंटेज बनता है, अंक के माध्यम से ही हमारी अच्छी मेरिट बनती है, तो अंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज है स्टूडेंट के अनुसार मापन के बारे में उन्होंने बताया कि मापन से हम अंक प्रदान करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है मेसन के अनुसार मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी भी विशेषता को संख्यात्मक रूप से प्रदान करता है। दोस्तों वही बात कही मेसन ने भी। मेसन मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा कि हम छात्र की जो विशेषता होती है उसे हम किससे के रूप में प्रयुक्त करते हैं? संख्यात्मक रूप में। जैसे हमने दिया कि भाई आज इंग्लिश का पेपर है, 50 नंबर का इंग्लिश का पेपर है। कितने नंबर का है? आपका पूर्णांक कितना है? 50। और आपने बहुत अच्छा किया और आपने कितना पाया? 50 में आप कितने पाए? 50 में आपने पाया 30। यानी कि अभी परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट नहीं मानी जाएगी। आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी जब आप पाएंगे 50 में 45। कितना पाएंगे? 50 में 45 मानेंगे, तब ये मानी जाएगी कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, यानी कि आप अच्छा किए। और इस परफॉर्मेंस से ये होगा कि अभी आपको और मेहनत करनी है और अभी मुझे भी और मेहनत करनी है आपको पढ़ाने में। तो वो चीज है दोस्तों, दोनों का मापन और मूल्यांकन से सिर्फ न केवल अध्यापक, न केवल शिक्षक स्टूडेंट का पता चलता है, बल्कि शिक्षक अपना भी मूल्यांकन करता है कि नहीं ये सिर्फ केवल शिक्षक विद्यार्थी की कमी नहीं है, ये एक शिक्षक की भी कमी है कि मुझे और अच्छे ढंग से मुझे पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि मेरा बालक लग रहा है वो समझ नहीं पाया जो चीज़ों को मैं समझाना चाहता था। वही चीज है दोस्तों, ये चीज है, ये क्या है? ये मापन है दोस्तों। मापन के माध्यम से हम अंकों के माध्यम से करते हैं, वही चीज है। तो नेक्स्ट है अधिगम से प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन। अब दोस्तों हम जो सीखते हैं उससे प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। इस मूल्यांकन से तात्पर्य है कि किसी भी विद्या को सीखने के मापन के लिए जो मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई है वह कितनी वैध है और क्या उसके द्वारा सही में इसका मूल्यांकन समुचित तरीके से संभव है। यानी एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों ये कि जो हम अधिगम जो सीख रहे हैं उस चीज को क्या मूल्यांकन के द्वारा और मापन के द्वारा अगर हमें क्या सही पता चलता है कि हाँ वाकई में ये लड़का मैथ में जीनियस है, वाकई में ये लड़का इंग्लिश में बेस्ट है, क्या वाकई में इस बच्चे की केमिस्ट्री कमजोर है, क्या हम जो चीजें सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं दोस्तों उनका पता हमें मापन और मूल्यांकन से सही रूप से पता चलता है। तो वो चीज है दोस्तों, तो ये समुचित तरीके से संभव है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो यदि यह पूछा जाए कि उनकी क्षमता कितनी है, तो इसके लिए बुद्धि परीक्षण, मानसिक दक्षता या अभिवृत्ति परीक्षण से प्राप्त अंकों के आधार पर बच्चे की क्षमता का आकलन किया जाता है और यही मानक मानकर उसका मापन होता है। परंतु यह 100% उपयुक्त एवं सही मूल्यांकन प्रक्रिया है, इससे सहमत होना संभव नहीं है। एकदम दोस्तों यानी कि एकदम एग्जैक्ट अगर कहा जाए कि जैसे कि आपका एग्जैक्ट बता दिया जाए कि हाँ आप मैथ में भाई आपका जो मैंने मूल्यांकन किया, आपका मापन किया कि अब आप मैथ में अच्छे परफॉर्मेंस आप नहीं कर सकते, यानी आपको इतनी ही मैथ आएगी, आपको 50 में मैंने कहा तो आप 40 नंबर ही ला सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं। तो ये कहना गलत हो जाएगा। वही कह रहा है कि क्या ये कहना सही है? नहीं, ये कहना सही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका दोस्तों क्या होता है चेंजेस होता रहता है।
दोस्तों मापन का और मूल्यांकन का जो आंकड़ा होता है वो कभी कम और कभी ज्यादा होता रहता है। दोस्तों कभी बालकों में कभी सीखने की क्षमता बढ़ती है, कभी घटती है। और दोस्तों और चीजें होती हैं प्रैक्टिस पे। कोई भी चीज दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज आप सीख रहे हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। दोस्तों जैसे जिस प्रकार से आप बोलना सीखते हैं, बचपन में आप जैसे बोलना सीखते हैं तो कुछ बच्चे सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। अपने शब्दों को किस माध्यम से, यानी अपने पेरेंट्स के सामने रखना है कि वो समझ जाए आपकी बातों को, वो नहीं रख पाते। पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनके अंदर ये क्वालिटी आती है दोस्तों। तो वही चीज है, जैसे जैसे आपके अंदर आप वृद्धि करेंगे, आपकी मेंटलिटी बढ़ेगी, आपकी सोच बढ़ेगी, आपके अंदर भाषा का विकास होगा, आपके अंदर जो शब्दों का भंडार होता है उसका विकास होगा, और आप समझेंगे कि कब मुझे उचित शब्दों का प्रयोग करना है, कहाँ पे कौन से शब्दों का प्रयोग करना है कि वो शब्द मेरे सुने जाएंगे और समझे जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे विकास होता है, ये प्रैक्टिस करने से आता है और ये चीजें होती है धीरे धीरे। तो वही चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य। आखिर मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। सबसे सही और एकदम अगर कहा जाए एक लाइन में डिफिनेशन कि मूल्यांकन से आखिर उद्देश्य क्या होता है, मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन यही बता सकते हैं कि भाई मूल्यांकन का मेन कार्य होता है ज्ञान की जांच करना और आपकी विकास की जानकारी। सर्वप्रथम आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो आपने कितनी प्राप्त की है, कितना आपको ज्ञान है, इसका पता चलता है, और कितना आपका विकास हो रहा है इसका पता चलता है किससे? मूल्यांकन और मापन से। नेक्स्ट है मापन व मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की पारस्परिक भिन्नता की भी जानकारी मिलती है। दोस्तों कई छात्र होते हैं, आप जानते हैं विद्यालय में, कॉलेज में, कोचिंग्स में कई छात्र होते हैं, और उनसे मूल्यांकन और मापन से हमें यह पता चलता है कौन सा छात्र किस क्वालिटी का है, किस छात्र में, किस सब्जेक्ट में कौन सा छात्र बेस्ट है, किस सब्जेक्ट में कौन सा छात्र पुअर है। इन सारी चीजों का पता हमें किससे चलता है? मूल्यांकन और मापन से चलता है। हम जानते हैं कि हाँ ये लड़का बेस्ट है यार, ये तो मैथ में जीनियस है, पर यार वो लड़का इंग्लिश में पुअर है, पर वो फिजिक्स उसकी बहुत अच्छी है, पर उसकी केमिस्ट्री यार थोड़ी सी पुअर है। तो ये चीजों का पता हमें किससे चलता है? मापन और मूल्यांकन से पता चलता है। जो विभिन्नताएं होती है बालकों में कि हाँ कुछ बच्चे मैथ में जीनियस होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में स्ट्रांग होते हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स में स्ट्रांग होते हैं। तो ये चीजें दोस्तों, इनको यानी बीच में जो विभिन्नताएं होती हैं उनके बारे में भी हमें जानकारियां मिलती हैं। विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की भी पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैसे एक टीचर है दोस्तों, उसको ये पता चलता है कि हाँ मेरा विद्यार्थी किस क्षेत्र में कमजोर है, तो उससे दोस्तों आगे बढ़ाने के लिए वो भी प्रयास करता है। दोस्तों शिक्षण विधियों को प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। शिक्षण विधि देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो टीचर की शिक्षण विधियां होती हैं, जो टीचिंग मेथड होता है, वो समझता है, वो भी अपना मूल्यांकन करता है कि यार मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया, लग रहा है मुझे पढ़ाने में कमी है, मुझे और अच्छे से पढ़ाना है, तब उस बच्चे को समझ में आएगी सारी चीजें। मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं लग रहा है बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही चीज है दोस्तों, यानी शिक्षण विधिया को उसको और प्रभावशाली बनाना पड़ेगा, अपनी टीचिंग मेथड को, अपनी टीचिंग को और प्रभावशाली बनाना पड़ेगा, इसका भी आकलन किया जाता है। पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच हो जाती है, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में भी सुधार करना, यानी सिलेबस का भी हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें उसमें भी सुधार करना चाहिए। इन सारी बातों का हमें पता चलता है मूल्यांकन और मापन से। दोस्तों ये आपके वीडियो ग्राम विकास से नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबचत ऑफर। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया दोस्तों, प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशंस। तो जॉन डीवी के अनुसार, किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इन्होंने क्या बताया कि शैक्षिक मूल्यांकन जो होती है दोस्तों, ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके 3 अंगों को निम्नवत दर्शाया जा सकता है। इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन 3 अंग होते हैं जानते हैं? एक होता है शिक्षण उद्देश्य। क्या होता है दोस्तों? एक होता है शिक्षण उद्देश्य, एक होता है आपका अधिगम अनुभव, और एक होता है दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन, और एक होता है व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन। मेन दोस्तों आपका होता है शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव
और व्यवहार परिवर्तन। ये होता है दोस्तों, ये क्या है, एक शैक्षिक मूल्यांकन की ये तीनों त्रिमुखी प्रक्रिया है दोस्तों। क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन की ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है व्यवहार परिवर्तन, तीसरा है अधिगम अनुभव। इसको एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों कि शिक्षण उद्देश्य यानी कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, जो चीजें मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, जो टीच कर रहा हूं, जो चीजें मैं सिखा रहा हूं, आप पढ़ समझ पा रहे हैं कि नहीं। यह मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, प्रक्रिया का ये उद्देश्य होता है कि हाँ, जो चीजें मैं समझा रहा हूं, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और तो मैं अपनी टीचिंग को और भी अच्छा बेस्ट करूं। तो ये चीजें हमें पता चलती है, यानी शिक्षण उद्देश्य को से ये पता चलती है कि जो चीजें मैं सिखा रहा हूं वो बालक को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मुझे और भी अच्छा अपना शिक्षण करना चाहिए या और भी अच्छा पढ़ाना चाहिए। इन सारी चीजों की पता चलता है शिक्षण उद्देश्य। व्यवहार परिवर्तन, बालक का जो चीजें, पहले अधिगम अनुभव की बात करते हैं। अधिगम अनुभव, बालक आखिर सीख कितना पा रहा है। अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना। बालक आखिर सीख कितना पा रहा है, जो चीजें हम उनको पढ़ा रहे हैं, जो चीजें उसको समझा रहे हैं, जो चीजें मैं करवा रहा हूं, वो बालक सीख पा रहा है कि नहीं, और उस सीखने से उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका पता किया जॉन डीवी ने बताया कि ये होता है शैक्षिक मूल्यांकन का मेन प्रक्रिया, यानी त्रिमुखी प्रक्रिया ये होती है दोस्तों। ठीक है, और शैक्षिक मूल्यांकन का भी उद्देश्य ये तो है, ये है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन। अगर मूल्यांकन की बात की जाए तो मूल्यांकन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता एवं उपलब्धि, ये भी पता चलती है इससे भी दोस्तों। संगीत का मूल्यांकन, स्वच्छता का, रुचियां तथा प्रतिभाएं, ये पता चलता है कि आखिर बालक की रुचियां किसमें हैं, उसमें प्रतिभा किसमें छिपी है। कुछ बालक होते हैं खेल में दोस्तों बहुत रुचि लेते हैं कि हाँ हम क्रिकेट अच्छा खेलेंगे, हम वॉलीबॉल अच्छा खेलेंगे, फुटबॉल अच्छा है। कुछ बालक क्या होते हैं दोस्तों, पढ़ने में ही वो होते हैं कि पढ़ने में होते हैं। कुछ बालक संगीत में होते हैं कि हाँ हमें गाना है अच्छा। कुछ बालक पेंटिंग में, कला में होते हैं। कुछ बालक नैतिक शिक्षा उनके ऊपर और उनके कार्य अनुभव का भी पता चलता है। हमें सारी चीजों का पता किससे चलता है, हमसे दोस्तों मूल्यांकन से। शारीरिक क्रियाकलापों का भी पता हमें किससे चलता है, मूल्यांकन से ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे शारीरिक क्रियाकलाप की बात की जाए तो शारीरिक शिक्षा हो गया, खेल हो गया, व्यायाम होगा, योगासन हो गया, स्कूटिंग गाइडिंग हो गई। इसका जैसे मूल्यांकन के माध्यम से हमसे शारीरिक शिक्षा दोस्तों पता चला कि हाँ बालक वाकई में खेलने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसको व्यायाम पसंद है, सारी चीजें पसंद है। तो हमें पता चलता है दोस्तों, खेल में भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ बालक आखिर कितना अच्छा खिलाड़ी है, क्रिकेट में कितना अच्छा खेलता है, रनिंग में अच्छा है कि और कुछ वॉलीबॉल में अच्छा है। इसका व्यायाम में भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिम्नास्टिक होते हैं, ये सब होते हैं, इसका भी पता चल जाता है। योगासन में भी इसको कि आखिर इन सारे, यानी कि आपकी शारीरिक क्रियाकलाप दोस्तों, मूल्यांकन से इन सारी क्रियाकलापों का भी पता चल जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मूल्यांकन के पक्ष। अगर मूल्यांकन के पक्ष की बात की जाए तो शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि मूल्यांकन ने कहा कि शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यानी कि मेन उद्देश्य होता है शिक्षा का क्या, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी एक अच्छे बालक को और भी अच्छा बनाना, कि किस प्रकार से बड़े लोगों से आपको बात करनी, किस प्रकार से बड़ों का सम्मान करना है, इन सारी चीज़ों का किस प्रकार से अपने शिक्षा को आपको और भी सुधार करना है, इन सारी चीज़ों से। अगर मूल्यांकन के पक्ष की बात की जाए दोस्तों तो होता है भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष। अब आइए बात करते हैं कि आखिर भावात्मक पक्ष क्या होता है, ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, कौशलात्मक पक्ष क्या होता है। तो बात की जाए ज्ञानात्मक पक्ष की सर्वप्रथम दोस्तों, तो ज्ञानात्मक पक्ष में आपका मूल्यांकन मेन हो जाएगा, ज्ञान का हो जाएगा, बोध हो जाएगा, अनुप्रयोग दोस्तों, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये सारी बातें आपके ज्ञानात्मक पक्ष में आ जाएगी कि हम सारी चीजों का पता कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ये आपका पूरी यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर। नेक्स्ट आइए चलते हैं दोस्तों, भावात्मक पक्ष की बात की जाए दोस्तों तो भावात्मक पक्ष में ग्रहण करना या ध्यान देना, अनुक्रिया करना, नकल करना, मूल्यांकन, संगठन,
मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण, ये सब चीजें दोस्तों क्या है आपकी भावात्मक पक्ष की, कि आखिर आप ग्रहण कर रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं, आप नकल कर रहे हैं, अनुक्रिया करना यानी नकल करना दोस्तों, देख के दूसरे की अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, संगठन, ये सारी चीजों का पता चलता है हमें किसमें, आपके भावात्मक पक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों कौशलात्मक पक्ष की, तो कौशलात्मक पक्ष में मुख्यतः मांसपेशियों एवं आगे गतिविधियों से संबंधित है, जो भी किसी भी कार्यों करने में शरीर के अंगों के दक्षतापूर्ण कुशल संरचना के भाव को लेकर है दोस्तों। यानी कौशलात्मक पक्ष में मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियां दोस्तों, यानी कि आपके इसमें कौशलात्मक पक्ष में आप कह सकते हैं खेल से संबंधित पक्षों का क्या किया जाता है, सारा मूल्यांकन किया जाता है, ये हो जाएगी कौशलात्मक पक्ष में। नेक्स्ट है मूल्यांकन के प्रकार। दोस्तों मूल्यांकन के प्रकार की बात की जाए तो शिक्षा उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं है, अपितु छात्रों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा का मेन उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको केवल शिक्षित किया जाए दोस्तों, आपका सर्वांगीण विकास किया जाए, नैतिक विकास, सामाजिक विकास और दोस्तों व्यवहारिक विकास, और आपके उद्देश्य प्राप्ति का विकास, आपको क्या लक्ष्य प्राप्त करना है उसका विकास किया जाए, कैसे आपको लक्ष्य मिलेगा, इन सारी चीजों का दोस्तों मेन उद्देश्य होता है किसका, एजुकेशन का, शिक्षा का यही मेन उद्देश्य होता है। और मूल्यांकन के प्रकार की बात की जाए तो मूल्यांकन को दो प्रकार से बांटा गया, परिणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। अब बात करते हैं परिणात्मक मूल्यांकन की, तो परिणात्मक मूल्यांकन को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। परिणात्मक मूल्यांकन में हम लेते हैं दोस्तों आपका सर्वप्रथम मौखिक परीक्षा, कि अगर हम किसी भी विषय का हमें लेना है, मूल्यांकन करना है, तो सर्वप्रथम आप उसका क्या लेंगे, मौखिक परीक्षा लेंगे। आपसे पूछेंगे बताओ बेटा टेबल बताओ कितना टेबल याद है तुम्हें, हमें पता चल जाएगा कि हाँ बेटा को कितना टेबल याद है, 10 तक याद है, 15 तक याद है कि 20 तक याद है। उसके बाद लिखित परीक्षा, चलो बेटा टेबल लिखो, 19 का टेबल लिखो, तो उससे पता चल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस दे दिए उससे पता चला। लिखित परीक्षा के माध्यम से भी हम आपका परिणात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ सही लिखा है कि नहीं लिखा है बंदे ने। और उसके बाद प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल आपका भी ले सकते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल करके भी पता चल जाएगा कि हाँ आपको कितना ज्ञान है कितना ज्ञान नहीं है। इन सारी चीजों को दोस्तों, यानी कि आपकी जो मौखिक परीक्षा आती है, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, ये किसके अंतर्गत आती है, परिणात्मक मूल्यांकन। दोस्तों प्रश्न इसी तरह से बनेगा कि बताइए परिणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, और यहाँ पे कुछ और एक दे देगा ऑप्शन। तो दोस्तों 3 तो आएगा, वो चौथा जो ऑप्शन देगा वो नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किसने किया था, ग्लेडाइडस ने किया था दोस्तों। किसने किया था, ग्लेडाइडस ने किया था, और इसे सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। किसको, मौखिक परीक्षा को। आप कह सकते हैं इंटरव्यू, यानी कि यह पूर्वाधि मुख्यतः व्यक्तिगत होती थी। लिखित परीक्षाओं में भी निम्न 4 प्रकार के प्रश्नों का समावेशन होता था। दोस्तों लिखित परीक्षा में क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है आपका, अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, लघुत्तरीय प्रश्न होता है, और दीर्घोत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न होता है। ये आपके लिखित परीक्षा के टाइप्स थे दोस्तों, यानी कि आपसे भी क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ सकता है। 4 ऑप्शन है या 2 ही ऑप्शन दे देगा, बताइए लिखित परीक्षा के मेन प्रकार कौन कौन से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, और भी कुछ दे देगा। तो ये चारों आपके किसके हैं दोस्तों, लिखित परीक्षा के टाइप है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये भी जानते रहिए आप। ये दोस्तों आपके हिंदी न्यूज़ों का नया बैच प्रारंभ, इनसे भी दोस्तों आपका ये नया बैच प्रारंभ हो गया है हिंदी का। आइए दोस्तों, प्रायोगिक मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा गया है। अगर प्रायोगिक मूल्यांकन की बात की जाए तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आंतरिक प्रयोग। क्या होता है, आंतरिक प्रयोग, यानी कि जब किसी सूत्र या अवधारणा पर प्रयोगशाला में सामग्री उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा कार्य किया जाता है, तब उसकी सफलता क्या कहलाती है, असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। तब उसकी सफलता और असफलता, उसकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन, यानी आंतरिक प्रयोग दोस्तों, यानी कि जब आपको कोई सूत्र या अवधारणा दी जाए और प्रयोगशाला में सामग्रियां दी गई और उसके उपकरण की सहायता से आप कोई प्रयोग करते हैं या आप कुछ कार्य करते हैं, तब आपकी असफलता और सफलता का प्रयोग चलता है। वही क्या कहलाता है, वही आपका आंतरिक प्रयोग कहा जाता है। कि हाँ वाकई में आपने क्या सीखा, क्या आपको ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, इन सारी चीजों का पता चलता है।
नेक्स्ट है दोस्तों बाह्य प्रयोग, यानी इस प्रकार के मूल्यांकन को छात्र के जीवन से जोड़कर ज्ञान, यानी कि बाह्य प्रयोग में आपके छात्र के जीवन से संबंधित ज्ञान का पता चलता है। सिद्धांत को व्यवहार रूप में परिवर्तित करके कहा जाता है। यह मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा, बालक की शारीरिक शिक्षा से संबंधित होता है। गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कृषि विज्ञान आदि विषयों से भी यह क्या होता है दोस्तों, संबंधित होता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों गुणात्मक मूल्यांकन की बात की जाए तो गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों जांच की सूची व स्तर का माप, हमें उसके गुणात्मक मूल्यांकन से पता चलेगा कि आपका स्तर कितना है, कितने स्तर तक आपको मैथ का ज्ञान है, कितने स्तर तक इंग्लिश का ज्ञान है। साक्षात्कार, इंटरव्यू के माध्यम से, घटनावृत्त के माध्यम से और अवलोकन निरीक्षण के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं कि आखिर आपको कितना ज्ञान है और कितना आपकी अध्ययन की प्रक्रिया हो पाई है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुणात्मक मूल्यांकन। ये दोस्तों आपका यूसी नेक्स्ट पेपर का कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपये में। नेक्स्ट है दोस्तों सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत मूल्यांकन द्वारा छात्र की कठिनाइयों का निवारण होने से उनमें आत्मविश्वास विकसित होता है और सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। जैसे सतत मूल्यांकन कैसे कहते हैं? जिसके द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का पता चले, क्या कि हाँ बालक को आखिर किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है वो पता चलता है दोस्तों। और उसका निवारण होने से उसमें क्या आता है? आत्मविश्वास होता है, विकास होता है उसका कि हाँ यार इसका तो पता चला, और सीखने की प्रक्रिया उसकी क्या होती है? सरल हो जाती है, सुगम यानी कि सरल हो जाती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समय समय पर शैक्षिक और गैर शैक्षिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना अपेक्षित होता है दोस्तों। ये चीज है दोस्तों। और सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? बच्चों को सतत मानसिक सामाजिक विकास के लिए आवश्यक प्रभावी कौशल अर्जित करने में सहायता करना, बच्चे की चिंतन शक्ति पर जोर देना कि बच्चा और भी सोचे, ज्यादा से ज्यादा हाँ वो सही कार्य के लिए सोचे दोस्तों, और रटने की स्थिति से उबर सके, यानी रटने की प्रक्रिया न करे दोस्तों। यानी पता चला रट रहा है, याद कर रहा है, बस नहीं, रटना नहीं बेटा, सीखना है तुम्हें। ठीक है। अध्यापक एवं मध्यम प्रक्रिया का मूल्यांकन अभिनंग के रूप में विकसित करना दोस्तों, ये चीज है दोस्तों। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए किसी भी कंपटीशन में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मापन मूल्यांकन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कुछ बच्चों को बोरिंग भी लग रहा होगा पर है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसलिए जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।